मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जी मेरे 5 लाख लगे हुए हैं। मेरे 5-7 लाख रुपए लगे हुए हैं। 5 लाख मेरे 9 लाख। पीड़ा तो ये है कि पिछले 5 साल से हम आदर्श के निवेशक परेशान हो रहे हैं। जो पैसा जमा करवाया है उसको वापस लेने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोर्ट में भी सरकार ये जवाब नहीं दे रही है कि भाई इन्होंने कितने का घोटाला किया है या नहीं किया है। सरकार ना तो कोर्ट में जवाब दे रही है, ना हमें निवेशकों को आश्वासन दे रही है भाई आपको कब तक हम इसका निपटारा कर देंगे। केंद्र अगर चाहे तो हमें हमारा भुगतान मिल सकता है। राजस्थान में ये चुनावी साल है, चुनावी साल को मतदान का महोत्सव भी कहा जाता है, मगर ऐसे में मेरे हाथ में एक ऐसा पैम्पलेट है जिस पर लिखा हुआ है भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। मतदान को नकारने की बात की जा रही है और उस मतदान को नकारने की बात के पीछे का जो बहुत अहम शब्द निकल कर आता है वो होता है भुगतान नहीं। और आखिर किस भुगतान की बात हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भुगतान जिसमें खुद का पैसा जमा हुआ, उसके बाद भविष्य की तमाम उम्मीदें जमा हुई, तमाम सपने, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की सगाई, सभी उस एक भुगतान के रूप में जमा हुई, एक राशि के रूप में जमा हुई। और जब भुगतान का समय आया तब भुगतान तो नहीं है, सिर्फ भुगतना पड़ रहा है। मामला सीधा सीधा आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है जहां मैं बैठा हूं। हालांकि ऐसी तमाम अलग अलग सोसाइटियों के नाम निकल कर आता है। कभी संजीवनी का नाम सुनते हैं, कभी नवजीवन का नाम सुनते हैं, कभी सहारा का नाम सुनते हैं, कभी पल्स का नाम सुनते हैं। अलग अलग तरह के नाम निकल कर ज़रूर आते हैं, मगर उन तमाम पीड़ाओं का कहीं कोई अंत नहीं हो रहा है, उनको कोई समाधान तक नहीं पहुंचा रहा है। तो आज ये तो तमाम चेहरे दिखाई दे रहे हैं आदर्श के जो राशियां जमा हुई है उनसे जुड़े हुए मामले। क्या आखिर क्या पीड़ा है, क्या स्थिति है? सर पीड़ा तो ये है कि पिछले 5 साल से हम आदर्श के निवेशक परेशान हो रहे हैं और हर जगह हर सरकारी दर पर हम जाके आए, ज्ञापन दिया है, धरना दिया है, प्रदर्शन दिया है, लेकिन सरकार ने हमारी अभी तक ना तो मांग मानी है, ना हमारे भुगतान के लिए कोई प्रक्रिया चालू की है। आदर्श का मामले के जो संचालक मंडल थे उनको जेल में डाल दिया है कि घोटाला इन्होंने किया है, लेकिन कोर्ट में भी सरकार ये जवाब नहीं दे रही है कि भाई इन्होंने कितने का घोटाला किया है या नहीं किया है। सरकार ना तो कोर्ट में जवाब दे रही है, ना हमें निवेशकों को आश्वासन दे रही है भाई आपको कब तक हम इसका निपटारा कर देंगे। और हम क्या 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 आपका शुभ नाम क्या है पहले बताइए? मेरा नाम नरेश कुमार यादव है। नरेश जी, कितना पैसा आपका लगा हुआ है? मेरे 5-7 लाख रुपए लगे हुए हैं। और आप और भी लोगों से थोड़ा सा पैसे के बारे में बात करता हूँ। कितने पैसे आपके? जी मेरे 5 लाख लगे हुए हैं। आपके? 5 लाख मेरे आपके? 9 लाख। 9 लाख रुपये। क्या काम क्या करते हैं आप? अभी मेरा फाइनेंस का काम है। अच्छा, मतलब प्राइवेट काम कर रहे हैं आप। आपका? मेरा पर्सनल व्यापार है। तो ये जब आप लोग या प्राइवेट काम कर रहे हो, आप क्या काम करते हैं? मेरा हार्डवेयर की दुकान है सर। आप दुकान पे काम करते हैं, आप भी पर्सनल काम करते हैं, आप भी निजी किसी भी कंपनी से जुड़े हुए हैं। जब ये दिन भर मेहनत करते होंगे, पूरी उस मेहनत के जो निचोड़ आता होगा उसको आप जमा करते होंगे जब, तब आपको उस वक्त लगता होगा कि चलो इससे हमारा भविष्य थोड़ा सुधर जाएगा, भविष्य थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और अचानक से आपको पता चलता था कि जो आपने खून पसीने की एक एक दिन, एक एक महीने राशि जमा करवाई, वो एक दिन ऐसी मोड़ पर आ जाएगी कि अब ब्याज तो बहुत दूर की बात रह गई, भविष्य के सपने तो बहुत दूर की बात रह गई। जो पैसा जमा करवाया उसको वापस लेने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमारा मूलधन भी नहीं मिल रहा है। अभी ब्याज की तो बात छोड़ो, हमने एक महीने की आरडी जमा करवाई है, एफडी के रूप में जमा करवाया है, तो सारा पैसा समय भी निकल चुका है, लेकिन अभी तक न तो भुगतान मिल रहा है, न कोई सरकार सुनने वाली है, न पूरी सोसाइटी बंद है। आपका भी क्या लगा होगा कि 9 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है आज के टाइम में। अचानक से ऐसा एक पता चलना है कि 9 लाख रुपए हमारे कहीं ऐसी जगह अटक गए जहाँ से कब आएगा उसकी कोई उम्मीदें ही दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर क्या मनोस्थिति रहती है? नहीं, 9 लाख तो मेरे स्वयं के हैं और मैंने एडवाइस के रूप में भी काम किया। 2.5 करोड़ रुपए मतलब निवेशकों के और भी हमारे। ये जो एडवाइज़र वाला बता रहे हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ हल्का सा, और भी बात करूँगा मैं इनसे। ये तमाम लोग जो इस तरह से पैसे जमा करवाते थे, फिर इन लोगों को ये भी रहता था कि हम अपने परिचितों से पैसे लें और उनको भी कहीं ना कहीं भविष्य में जो उनको भी थोड़ी सहूलियत हो, उस उद्देश्य से, उस नीयत से उनके पैसे भी जमा करवाए जाते थे। मगर समस्या तब आती है कि जब पैसा आना बंद हो गया। जब तक आता था तब तक सब लोग खुश थे, जैसे ही पैसे की वापसी बंद होती है तो अब वो इनके कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र हैं, तो ये तमाम इन परेशानियों से भी आपको जूझना पड़ता होगा। मतलब हमारी जैसे आर्थिक, सामाजिक हर तरह से हमारी स्थिति खराब है बिल्कुल ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज सोनी है, मैं नाथद्वारा से हूँ। नाथद्वारा से हो आप? क्या कितना पैसा आपका फंसा हुआ है, क्या स्थिति है? हमारा पूरे परिवार का 40 से 45 लाख रुपये फंसा हुआ है। तीन भाई और एक उनके बहू के
खाते में। आपने किसी को, आपने जमा करवाने के बाद किसी को कहा था कि भैया मैंने करवा दिया, बढ़िया काम है, आप भी करवाओ? ये कहने का तो क्या है, वो सभी चल ही रहा था, सभी चल ही रहा था, तो लोग सब आकर्षित हुए इसके अंदर आकर, काफ़ी लोगों ने पैसा जमा तो कराया। अब इसमें क्या होता है कि अमूमन जब जमा करवाते हैं, हालांकि मैंने जितने लोगों से मिला हूँ, मोटा मोटी सबकी नीयत अच्छी रहती, कोई किसी का पैसा ऐसा नहीं चाहता कि डूबे। एक वो बताता है, सलाह देता है कि यार मैंने करवाया, आप भी करवा लो, छोटा मोटा कुछ कमीशन वाला मामला हो सकता है, वो हर जगह दिखाई देता है। तो ऐसे में जब पैसा डूब जाता है तो आपको नहीं लगता है कि वो लोग फिर कल को ताने मारते हैं, सामाजिक रूप से बड़ी समस्या वाला काम हो जाता है? ऐसा वो तो है ही है, वो सभी जने, काफ़ी जने इसके अंदर परेशान भी है। तो एडवाइजर जो बने हुए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए लोगों के जमा करा दिए, लाखों रुपए, वो आज परेशान भी चल रहे हैं, उनको धमकियाँ भी मिल रही है अलग अलग तरह के, मतलब क्या है, यातना सहनी करनी पड़ रही है। बहुत से जिन्होंने गांठ, क्या बता रहे आप? बहुत से लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। मेरा नाम लक्ष्मीकांत जोशी है, आतोदरा का रहने वाला हूँ। मैं सेवानिवृत्त हूँ और मेरे बच्चे के पोता पोती और दोहिता दोहिती के शिक्षा के लिए, शादी के लिए करीब मैंने अपने बच्चों का पोते के नाम पर या जो हमारा पुत्रवधू ये बच्चे के नाम करीब मैंने 30-35 लाख रुपये जमा करवाए हैं, इस आशा से कि बच्चे है जो आगे पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा, दोहिती पढ़ेगी, और उस उद्देश्य से। और उसके बाद में जब हमने जो इस संबंध में भुगतान के लिए, तो नहीं साहब अभी तो है जो ऑडिट हो रही है, ये है नाटक करके, और अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से और भी है जो दोषी सोसाइटी है, उस अनुसार देखते हुए इसमें कुछ मामले तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिसमें क्या होता है कि आपने, क्योंकि पोते की भी बात कही, आपने दोहिते की भी बात कही, तो कई मामले मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ पर एक परिवार होता है तो अपनी बेटी को, दामाद को, उनको कहता है कि भैया अच्छा काम है, जमा करवा लो, अच्छी सलाह देते हैं, मगर जब चीज़ें बिगड़ती है तो कुछ मैंने ऐसे वाक़ये भी देखे जहाँ पर उन बेटियों को घर से निकाल दिया गया। ये स्थिति इतनी इस पीड़ा तक भुगतनी पड़ रही है, मतलब यहाँ तक कि जो बच्चों को या जो भतीजियों को हो, उनको कहा कि यहाँ भाई अच्छा है जो पैसा मिल रहा है, फलाना हो रहा, ढिका हो रहा। अब वो उनके और हमारे बीच में अब दूरी हो गई। अब वो क्या बार बार है तो कहता है कि जो हमें पैसा दो, आप तो नहीं, तो हम तो आपको जानते हैं जी। क्या धन भी गया और धर्म भी गया, धन भी गया और धर्म भी गया। आप बता रहे थे काफ़ी लोग तो मतलब बड़ी, हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई कदम उठे, मगर आर्थिक रूप से बड़ी मुश्किलों के दौर में फंस जाते हैं। ये आदर्श सोसाइटी करीबन 1999 20 सालों से कार्यरत थी। एक दिन सिर्फ एक न्यूज़ चैनल पर 13 जून 2018 को एक न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ आती है और दूसरे दिन इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर दिया जाता है। तो न तो उसकी ऑडिट की, न कुछ किया। आज 5 साल हो गए, जो डायरेक्टर है इनके, उनको 5 सालों से उनको अंदर ही डाला हुआ है। जो भी इनकी पेशी आती है तो 5 दिन पहले पेशी आ जाती है कि 5 उनकी 2 महीने आगे पेशी कर दी गई। तो ऐसा ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ दिया कि हम कुछ नहीं जानते, केंद्र के हाथ में, ठीक है। तो केंद्र अगर चाहे तो हमें हमारा भुगतान मिल सकता है, और मुकेश मोदी को अंदर बिठा रखा है। ये मामला चल रहा है, इसमें आपने एक ये तख्ती बना रखी है कि मतदान नहीं करेंगे। ये कहाँ से विचार आया कि अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं? हमने हर सरकारी डिपार्टमेंट में सभी पार्टियों के नेताओं को ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो हमने सोचा है कि अब 5 साल बाद जब चुनाव हैं, राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं, केंद्र में फिर वापस 24 में चुनाव हैं, तो हमारी बात को पहुंचाने के लिए हमारा अंतिम हथियार ये है कि हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे और दोनों पार्टियों को, जो शासन में और प्रशासन में जो भी सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको पता लगेगा हकीकत में सारे लोग परेशान हैं और हमारी गलती क्या थी। सरकार, हमने जो पैसा जमा कराया था, आदर्श सोसाइटी का लाइसेंस था, भारत सरकार ने लाइसेंस दिया था, और जहाँ भी सोसाइटी ने ब्रांचें खोली थी वहाँ स्थानीय सरकार से परमिशन लेकर ब्रांचें खोली थी। बाकायदा उनको लाइसेंस, पैन कार्ड इशू अलॉटमेंट किए थे, रजिस्ट्रेशन उनका अलॉटमेंट किए थे कि भाई आप राजसमंद में ब्रांच खोल के बैठिए या नाथद्वारा में खोल के बैठिए, और बाकायदा उनका सर्टिफिकेट था। उस सर्टिफिकेट, सरकार के सर्टिफिकेट देख के और हमने निवेश किया था, और सारे टीवी में, रोडवेज बसों में आदर्श सोसाइटी का प्रचार था। सरकारी डिपार्टमेंट के यहाँ तक भी ऑडिट होती थी, हर साल ऑडिट होती थी। अब सरकार ने ऑडिट की जांच करी या नहीं करी, संचालक मंडल ने कहाँ घपला किया, किस साल में घपला किया, ये अभी तक पता नहीं है। जब सरकार ने ऑडिट घपला हुआ तो सरकार क्या सो रही थी? जब
सन 99 से सोसाइटी चल रही थी, तो 2008 में 18 में जाके आंखें खुली थी सरकार की, और एक दिन में सोसाइटी को बंद कर दिया, जबकि हम 22 लाख निवेशक हैं और लाखों परिवारों का रोजी रोजगार इसमें चल रहा था। लाखों परिवारों का पैसा उसमें हर महीने पैसा ब्याज का भी आता था, और सोसाइटी का काम एकदम तत्पर था। नेट बैंकिंग सुविधा थी, सारी सुविधाएं सोसाइटी उपलब्ध कराती थी। ये कुल मिलाकर मैं इस एपिसोड के माध्यम से आप लोगों तक जो जानकारी पहुंचाना चाह रहा हूँ, जानकारियों में अहम जानकारी ये होती है कि इन लोगों का पैसा लगा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है। मगर उसके साथ साथ हम सभी लोगों को अब थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि न केवल सिर्फ पैसा, इसमें परिवार के परिवार फंसे हुए हैं, इसमें रिश्ते फंसे हुए हैं, इसमें अपने परिवार के सपने फंसे हुए हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और जब किसी घटनाक्रम की, जब किसी नुकसान की, जब किसी पीड़ा की सुनवाई नहीं होती है, तो वो अपने आप में अत्यंत दुख वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। और ये तमाम चेहरे जो आपने देखे, इन चेहरों पर वो दुख आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। हम इस एपिसोड के माध्यम से न केवल इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि ज़िम्मेदार लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि ये इन प्रकार स्थितियों को थोड़ा समझते हुए, स्थितियों को थोड़ा प्राथमिकता देते हुए इन लोगों तक राहत पहुँचे, ऐसी कुछ कोशिश की जाए। चुनावी साल है, अगले साल भी चुनाव है, मतदान के बहिष्कार की बातें भी हो रही है, मगर इन तमाम बातों के बीच में सरकारों को ये भी समझना चाहिए कि जो राहत ये लोग लंबे समय से जिस राहत के इंतज़ार में हैं, उस राहत तक भी पहुंचना चाहिए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।